अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाइपोथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम हाइपोथेसिस की डेफिनेशन देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ मैं इसको, थोड़ा सा और। हाँ जी, अब ठीक है जी। हाइपोथेसिस क्या होता है? सबसे पहले इसको इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन that accounts for a set of facts and can be tested by further investigation। हाइपोथेसिस एक ऐसी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट होती है कुछ फैक्ट्स के मुतल्लिक या किसी चीज़ के मुतल्लिक आपका दावा या मफरूज़ा होता है जिसको फर्दर आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जिसको टेस्ट किया जा सके। ठीक है, हाइपोथेसिस एक ऐसी अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन या एक ऐसा मफरूज़ा होता है जिसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें, टेस्ट कर सकें, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव का मतलब होता है नॉट सर्टन, नॉट फिक्स, नॉट एग्जैक्ट। यानी कि ये कोई आप एग्जैक्ट कोई चीज़ की बात नहीं कर रहे, एग्जैक्ट किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे। एग्जैक्ट का मतलब है कि कोई वो चीज़ प्रूव्ड नहीं है, अभी तक वो प्रूव्ड नहीं है। टेंटेटिव का मतलब यही होता है कि अभी तक वो प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, अनप्रूव्ड चीज़ है जिसके बारे में आप बात करें, अभी इसको आप फर्दर टेस्ट करके, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करके इसको सही या गलत साबित करते हैं। अब मैं लिख देता हूँ नॉट प्रूव्ड। ठीक है, नॉट प्रूव्ड, अभी तक वो प्रूव्ड नहीं है, ठीक है, उसको साबित नहीं किया जा सका। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ अ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को बता रही होती है, जिसको टेस्ट किया जा सके, वो क्या कहलाती है? आपकी हाइपोथेसिस कहलाता है। एक और डेफिनेशन है, हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन और टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। किसी एविडेंस की बेस पे एक टेंटेटिव आप स्टेटमेंट या अजम्पशन बना लें, उसको हाइपोथेसिस बोलेंगे। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन फॉर अ फिनोमेना और सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किसी चीज़ के बारे में आपकी प्रिडिक्शन या एक्सप्लेनेशन जिसको अभी आपने क्या करना है, टेस्ट करना है, आपको उसको सही या गलत साबित करना है, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड इज ऑफन यूज्ड इन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू गाइड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ये एक एसेंशियल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपेरिमेंटल, आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशन का, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली हाइपोथेसिस ही वो चीज़ होती है जिसने आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी होती है, इसने आपको एक डायरेक्शन देनी होती है कि आपने किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। ठीक है, हाइपोथेसिस ही बेसिकली आपको गाइडलाइन दे रहा होता है। अच्छा, द पर्पस ऑफ फार्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस इज टू प्रोवाइड अ टेस्टेबल स्टेटमेंट दैट कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू एम्पिरिकल एविडेंस। ये इसका मतलब होता है कि आपको एक ऐसी आपको स्टेटमेंट या एक्सप्लेनेशन या मफरूज़ा या असम्पशन प्रोवाइड की जाती है हाइपोथेसिस के थ्रू, जिसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करके क्या कर सकें, प्रूव कर सकें, गलत या सही साबित कर सकें, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें। अच्छा, उसके बाद अ वेल कंस्ट्रक्टेड हाइपोथेसिस टिपिकली फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। जो एक अच्छा हाइपोथेसिस कहलाता है या जो ज़्यादातर नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है, उसके अंदर एक कॉज होगा, दूसरा इफेक्ट होगा, यानी कि इफ़ एंड देन को यूज़ किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है या यूज़ किया जाता है। इट इस्टेब्लिशेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कॉज होगा, ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इफेक्ट होगा। सीधी सी बात है। इज़ द आउटकम आर द रिजल्ट दैट इज़ मयर्ड। और वो ये जो इफेक्ट होता है वो रिजल्ट ये होता है या आउटकम होती है जिसको हम मय्यर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्लांट रिसीव्स मोर सनलाइट देन इट विल ग्रो टॉलर। अब ये एक हाइपोथेसिस है कि अगर जो सनलाइट है ना वो किसी प्लांट को ज़्यादा मिलेगी तो वो जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, वो जल्दी ग्रो करेगा। अच्छा, इफ़ पीपल एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, देन देयर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ विल इम्प्रूव। अब वो कहते हैं कि जो लोग अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करें तो उनकी हेल्थ क्या होती है, इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है। अब ये जो हेल्थ एक्सरसाइज है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कॉज कर रहा है।
ठीक है। और जो आपकी हेल्थ है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इफेक्ट है, ठीक है, ये आउटकम है। ये एक्सरसाइज होगी तो आउटकम मिलेगी, यानी कि ये कॉज होगा तो ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ अ सर्टेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स देन देयर सिम्टम्स विल बी एलिविएटेड। अगर वो कहते हैं खास कोई भी ड्रग हो सकती है, उसको अगर पेशेंट्स को दिया जाएगा तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक ड्रग है, उसको दिया जाता है पेशेंट्स को, तो उनके जो सिम्टम्स है ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है जो ड्रग है ये आपका कॉज है और सिम्टम का ख़त्म होना वो क्या है, आपका इफेक्ट है। इफ़ एंड देन वाली बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। वंस अ हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड, जब हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर लिया जाता है, द रिसर्चर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और गैदर डेटा टू टेस्ट इट्स वैलिडिटी। फिर जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या रिसर्चर जो होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए। द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स और डेटा एनालिसिस हेल्प टू सपोर्ट और रिफ्यूट द हाइपोथेसिस। अब वो जो रिजल्ट्स होते हैं या वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि उस हाइपोथेसिस को या एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। जब वो हमारे पास फाइनल आउटकम निकल के आएगी ना, तो वो फाइनल आउटकम क्या करेगी, वो हमें हेल्प करेगी कि हम उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ये टोटली डिपेंड करेगा हमारी जो फाइनल आउटकम होती है। अच्छा, इफ़ द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय द एविडेंस, अगर तो वो हाइपोथेसिस जो एविडेंस मिला है वो सपोर्ट कर रहे हैं उस हाइपोथेसिस को, इट कैन लीड टू फर्दर रिसर्च एंड कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। फिर अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको फर्दर रिसर्च करते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक एडिशन हो जाती है नॉलेज के अंदर उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। इफ़ द हाइपोथेसिस इज नॉट सपोर्टेड इट मे बी रिवाइज्ड और रिप्लेस्ड बाय न्यू वन इन लाइट ऑफ द फाइंडिंग्स। अगर फ़र्ज़ करें आपने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, रिजल्ट्स आपको जो मिले हैं, अगर वो हाइपोथेसिस को आपको सपोर्ट नहीं करते, तो एक तो यह है कि हम उस पहले वाले हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, उस हाइपोथेसिस को या तो रिवाइज करेंगे या फिर उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इन द लाइट ऑफ न्यू फाइंडिंग्स। आपके पास जो फाइंडिंग्स आई हैं उसकी बेस पे, ठीक है। एक तो ये कि उसको रिजेक्ट करेंगे, दूसरा उसको रिवाइज करेंगे, तीसरा रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी कि तीनों में से कोई भी काम किया जा सकता है जब हमारे पास कोई एविडेंस आ जाता है। अब कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे ही हम हाइपोथेसिस को देखते हैं कि ये हाइपोथेसिस है या नहीं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइपोथेसिस, ये टेस्टेबल। सबसे पहली बात, इसको टेस्ट किया जा सके। ऐसी स्टेटमेंट जिसको टेस्ट किया जा सके, ऐसा हाइपोथेसिस जिसको टेस्ट किया जा सके, वही हाइपोथेसिस होगा। ऐसी स्टेटमेंट जिसको टेस्ट ही ना किया जा सके या जो आपको गाइड ना कर रही हो, गाइडलाइन ना दे रही हो, एक वे ना प्रोवाइड कर रही हो जो स्टेटमेंट, वो हाइपोथेसिस नहीं होगी। मिसाल के तौर पर, इफ़ स्टेटमेंट्स टेक अ 20 मिनट नैप बिफोर, इफ़ स्टूडेंट्स टेक 20 मिनट नैप बिफोर एन एग्ज़ाम, अगर वो कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले, टेस्ट से पहले, पेपर से पहले बच्चे 20 मिनट नैप लें, सो लें, रेस्ट कर लें, तो उनके जो मार्क्स हैं ना वो इम्प्रूव हो जाते हैं, उनका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है। ये एक हाइपोथेसिस है। अब एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट से पहले, एक पेपर से पहले, एग्जाम से पहले बच्चों को हम 20 मिनट सुलाएंगे और उसके बाद फिर उनका एग्जाम में के अंदर हम देखेंगे मार्क्स क्या है, स्कोर क्या है। तो ये टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है, इसको सही या गलत साबित किया जा सकता है। एक और आपके पास स्टेटमेंट है, नैप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, उसने एक जस्ट बोला है नैप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स की जो नैप है, यानी कि जो उसका सोना है या रेस्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अब उसने कोई डायरेक्शन नहीं दी हमें कि ये इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव में ये वो बात कर रहा है, हमने आगे किस तरह जाना है, किस तरफ जाना है, क्यों जाना है, ये हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी, इसलिए ये टेस्टेबल नहीं है, इसलिए ये हाइपोथेसिस भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फॉल्सिफाइबल। फॉल्सिफाइबल का मतलब है गुड हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूवन फॉल्स। एक अच्छा हाइपोथेसिस वो होता है जिसको गलत भी साबित किया जा सके, ठीक है। यानी कि अगर उसके अगेंस्ट एविडेंस मिल जाता है तो वो गलत साबित हो जाएगा। ऐसा हाइपोथेसिस जिसको गलत भी साबित किया जा सके वो हाइपोथेसिस कहलाता है। दिस मीन्स दैट देयर मस्ट बी सम कंसीवेबल आउटकम और ऑब्जर्वेशन दैट कुड कंट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि कुछ ऐसे एविडेंस होंगे जो उसको कंट्राडिक्ट करेंगे, जो उसको गलत साबित करने में हेल्प करेंगे। इफ हाइपोथेसिस कैन नॉट बी फॉल्सिफाइबल इट फॉल्स आउटसाइड द रियलम ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी। अगर ऐसा हाइपोथेसिस जिसको गलत साबित ना किया जा सके वो फिर साइंटिफिक इंक्वायरी से निकल जाता है, यानी कि वो फिर हाइपोथेसिस नहीं रहता, वो आप कह सकते हैं कि वो आपको साइंटिफिकली आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए वो हाइपोथेसिस की कैटेगरी पे पूरा ही नहीं उतरेगा। अच्छा, हाइपोथेसिस मिसाल ले लेते हैं, ये 20 मिनट वाली जो हमने ऊपर मिसाल देखी है। अब वो कहते हैं कि इसको हम गलत साबित कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, बच्चों को सुलाएंगे एग्जाम से पहले, और ये अगर तो स्कोर उसका इम्प्रूव नहीं होगा, स्कोर इम्प्रूव नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि ये गलत है,
ठीक है, इसको फाल्सिफाइबल किया जा सकता है, गलत साबित किया जा सकता है। उसके बाद अगली जो करैक्टरिस्टिक है वो है स्पेसिफिक। जो हाइपोथेसिस होता है ना वो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बता रहा होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहा होता है। ये नहीं होता कि जनरल बात कर रहा होता है, बहुत बड़ा आपको वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत से एंगल्स निकल सकते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स निकल सकते हैं, ऐसी नहीं हो सकता। ये आपको डायरेक्ट बात करेगा। हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक एग्जैक्ट बता रहा होता है, लोकेशन दे रहा है, एक रास्ता दे रहा है, एक आपको डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरफ आपने जाना है। जैसे ये ऊपर वाली एग्जांपल हमने देखी है, और वो जो है जो हमने ऊपर ये देखा था, इंपॉर्टेंट फॉर नैप इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, ये आपको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, ठीक है, आपको कुछ नहीं बता रहा। इसके अंदर बहुत से एस्पेक्ट हो सकते हैं, बहुत सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये फिर हाइपोथेसिस होगा अगर वो स्पेसिफिक है, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो वो हाइपोथेसिस नहीं होगा। क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाइपोथेसिस के अंदर एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ की वजह बन रही होती है। अगर हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करें तो दूसरा भी मैनिपुलेट हो रहा, दूसरा भी इफेक्ट हो रहा, इन्फ्लुएंस हो रहा हो। जैसे यही वाला हाइपोथेसिस है, इसके अंदर अगर हम इसको नींद को या नैप को या पहले वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसके अंदर ये जो हमने ये नैप वाली नींद वाली एग्जांपल देखी है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया। अब फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस के, इसको हम कैसे फार्मुलेट करते हैं, बनाते कैसे। हाइपोथेसिस आर यूजुअली डेवलप्ड बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और एग्जिस्टिंग थ्योरीज इन द फील्ड। आप हाइपोथेसिस को प्रीवियस नॉलेज के बेस पे बना रहे होते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपके आसपास कोई चीज़ हो रही है, आपको पता है ये हटके है नॉर्मल से, तो आप उसका भी उससे भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो थ्योरीज हैं, नॉलेज है, उसकी बेस पे भी आप बना सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप रिसर्चर्स ऑफन कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन इन द फील्ड, फिर ऑलरेडी अबाउट द टॉपिक एंड टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द नॉलेज दैट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस बन जाता है या हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पर गैप आ रहा है, कौन सी चीज़ है जो आपने ऑब्जर्व किया या जो आपके माइंड में चीज़ क्लिक की है, उसको लेकर कौन सी चीज़ है जिसको फाइंड किया जा सकता है, और किस पर्सपेक्टिव में, किस एंगल में, किस डायरेक्शन में उसको फाइंड किया जा सकता है, किस पॉपुलेशन पे, किस एज पे, उसको किस एरिया में, किस लोकेशन पे, ठीक है, किस सोसाइटी के अंदर उसको हम कर सकते हैं, वो फिर लिटरेचर आपको बता रहा होता है। अच्छा, उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट हाइपोथेसिस रिसर्चर्स टिपिकली फॉलो द इफ एंड देन फॉर्मेट। वही वाली इफ एंड देन या कॉज एंड इफेक्ट वाली जो फॉर्मेट है उसको अपना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ एंड देन इफेक्ट, इफ द रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द आइस विल मेल्ट फास्टर। अगर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आइस क्या जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये हाइपोथेसिस की एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, अब ये वाली चीज़ फ़र्ज़ करें आपने देखा गर्मियों के अंदर, आपने देखा कि जो है रूम के अंदर बहुत गर्मी थी, हबस था, तो आपने वहाँ पर बर्फ़ रखी तो वो जल्दी से मेल्ट हो गई नॉर्मल हालात की बजाय। तो आपने उससे आपको क्लिक कर गया कि यार ये वाला यहाँ पर गड़बड़ है, या ये चीज़ को देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो फिर आप उससे आइडिया लेके आके हाइपोथेसिस जनरेट कर लेते हो कि अगर रूम के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो जो आइस है, बर्फ़ है, वो जल्दी पिघल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल, इफ पेशेंट्स आर गिवन अ न्यू ड्रग देन देयर सिम्टम्स विल इंप्रूव। अगर नई ड्रग दी जाएगी तो सिम्टम्स क्या होंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अच्छा, जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो फिर उसको हम टेस्ट करना होता है। वंस हाइपोथेसिस फार्मुलेटर रिसर्चर डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स और कलेक्ट डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं उसको सही या गलत साबित करने के लिए। द गोल इज टू डिटरमिन वेदर द एविडेंस सपोर्ट और कंट्राडिक्ट्स द प्रपोज्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि या तो वो जो आप डेटा इकट्ठा करते हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो वो आपके जो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा या उसकी मुखालफत करेगा, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड। आप वो कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड। जब आप एक वेरिएबल को, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी को हम क्या कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, मैनिपुलेट सिर्फ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो जो मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, उसको आप चेंज करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने टेम्परेचर की बात हमने की थी, टेम्परेचर फर्ज करें हमने देखना है कि आइस कितनी जल्दी पिघलती है, तो हम पहले नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे, आइस रखेंगे, फिर उस जो अब वो जो टेम्परेचर है ना वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आइस का जो पिघल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हमने मैनिपुलेट कर दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, हमने फिर मैनिपुलेट कर दिया। हम फिर इफेक्ट देखेंगे कि टाइमिंग कितनी चेंज हो रही है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेल्ट करने का टाइम क्या है, ठीक है। तो यानी कि चेंज करना होता है हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, फिर उसका हमने जो इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उसको मेजर करना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। रिसर्चर्स कंपेयर द रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स
डिफरेंट ग्रुप से रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, इन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं टू असेस द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। वही वाली बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इन्फ्लुएंस हमने चेक करना होता है। इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डेटा इज कलेक्टेड विदाउट डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है उसके अंदर हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रही है बगैर हम क्या कर रहे होते हैं, उसको डेटा नोट कर रहे होते हैं। Instead, researchers observe and record natural occurrences to determine if there are correlation between variables। इसके अंदर यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, correlation find कर रहे होते हैं कि किसके साथ क्या relation बन रहा होता है। अच्छा, उसके बाद hypothesis evaluation। After collecting and analyzing the data, आपने डेटा कलेक्ट भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, researcher draw conclusions about the hypothesis validity। फिर उसके बाद उसने क्या करना है, रिजल्ट्स ड्रॉ करने हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं उसकी वैलिडिटी देखने के लिए हाइपोथेसिस की। इफ द डेटा सपोर्ट्स द प्रिडिक्टेड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड सपोर्टेड। अगर डेटा आपका सपोर्ट कर रहा है तो हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि सपोर्ट करेंगे। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट अ सिंगल स्टडी रेयरली प्रोवाइड्स कंक्लूसिव एविडेंस। रेप्लिकेशन, वो कहता है कि जो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना, वो कहता है सिंगल स्टडी जो है ना वो रेयरली या मुश्किल से ही सपोर्ट करेगी, आपको ज़्यादा स्टडीज़ करना पड़ती हैं, ठीक है, रेप्लिकेट करना पड़ती है उसको मजबूत जो एविडेंस लेने के लिए। इफ़ द डेटा डज नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। अगर आपका डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो हाइपोथेसिस गलत है। एक तो यह है ना कि आपके पास उसकी मुखालफत में क्या आ गया, रिजल्ट आ गया और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया हाइपोथेसिस को। ये उससे अगली बात कर रहा है, वो कहता है अगर आपके पास डेटा उसके मुखालिफ आ भी गया है ना, जो आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं, रिजल्ट निकाले हैं, वो आपको बता रहा है कि आपका हाइपोथेसिस सही नहीं है, तो इसका वो कहता है लाजमी मतलब नहीं है कि वो हाइपोथेसिस रॉन्ग है, गलत है। तो क्या हो सकता है फिर, वो कहता है देयर कुड बी वेरियस रीजन फॉर दिस आउटकम। इस आउटकम की मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं, सच एज मेथडोलॉजिकल इशूज़, आपने जब वो मेथड अप्लाई किया उसका इशू हो सकता है, सैम्पल साइज का इशू हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इशू हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये हाइपोथेसिस मेरा गलत साबित हो गया है एविडेंस के अकॉर्डिंग, तो आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपने कोई और मिस्टेक की हो। इन सच केसेस रिसर्चर्स में मॉडिफाई द हाइपोथेसिस। फिर क्या करते हैं, रिसर्चर हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर दें, कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और प्रपोज अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, या फिर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन उसकी प्रपोज करते हैं, देते हैं। तो इस तरह से फिर वो आगे बढ़ रहे होते हैं हाइपोथेसिस को लेके। तो ये सारी हाइपोथेसिस था, डेफिनेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, ये हाइपोथेसिस कैसे काम कर रहा होता है। अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस की टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आपने रिसर्च करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हाइपोथेसिस होते हैं बेसिकली और किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है, simple hypothesis in which there exists a relationship between two variables, one is called independent variable and cause and the other is dependent variable or effect। ये बेसिकली अगर आपको एक सिंपल हाइपोथेसिस दिया गया है, यानी कि नॉर्मली अगर आपको एक हाइपोथेसिस दिया गया तो उसको सिंपल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट दिया गया हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया हो, उसको बोलेंगे सिंपल हाइपोथेसिस। A simple hypothesis in which all parameters of the distribution are specified। इसके अंदर जो तमाम पैरामीटर्स होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन के, वो स्पेसिफाइड होते हैं, वो हमें पता होता है कि क्या किधर जाना है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एज ऑफ द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की जो एज है ना उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है 18 ईयर्स, ठीक है। इंटरमीडिएट की जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसको क्या कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया, यानी कि इंटरमीडिएट जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी एज 18 ईयर्स होती यहाँ पर रोक दिया गया है। एक तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की गई, दूसरा जो इसकी निशानी है सिंपल हाइपोथेसिस की कि इसमें पैरामीटर जो होते हैं जो स्पेसिफाइड कर दी जाती है कोई चीज़, जैसे यहाँ पर जो एज है उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है 18 ईयर्स, ठीक है। अब इसके उलट एक हाइपोथेसिस होता है जिसको कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। अ सिंपल हाइपोथेसिस इन विच ऑल पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट स्पेसिफाइड। अब ये सिंपल हाइपोथेसिस की टाइप है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो पैरामीटर्स है वो स्पेसिफाई नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल द एज ऑफ द इंटरमीडिएट स्टूडेंट इज लेस देन 18 ईयर्स। अब इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया, यानी कि कोई एग्जैक्ट बात नहीं की गई, लेस देन बोल दिया गया। अब लेस देन के अंदर 18 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये वो हाइपोथेसिस होता है जिसके अंदर चीज़ों को स्पेसिफाई ना किया जाए, ठीक है, एग्जैक्ट बात ना की जाए,
In hypothesis testing, a composite hypothesis is a hypothesis which covers a set of values. ये भी इसकी डेफिनेशन है, ये भी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन है, इसकी कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जांपल दीजिएगा साथ आके आपको वो सुनने वाला समझने वाला क्या है कंफ्यूज ना हो जाए। ये हाइपोथेसिस जिसके अंदर सेट ऑफ वैल्यूज़ को मेजर किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इसके अंदर आ सकती है ना। और जो ऊपर वाला सिंपल हाइपोथेसिस है उसके अंदर तो एक ही वैल्यू होगी, 18 ईयर्स की ही बात हो रही है, 18 ईयर के इधर उधर होगी तो वो मतलब कि बात सिंपल हाइपोथेसिस के अंदर नहीं आएगी। तो इसके अंदर सेट ऑफ वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है या कंसीडर किया जाता है कंपोजिट हाइपोथेसिस के अंदर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाइपोथेसिस हमारे पास नल हाइपोथेसिस आ गया। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? Null hypothesis states that there is no relationship between the two variables being studied. इसका मतलब ये होता है कि ऐसा हाइपोथेसिस के अंदर दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप ना हो। वन वेरिएबल डज नॉट अफेक्ट द अदर, एक वेरिएबल दूसरे को अफेक्ट ना करे, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। इसको HO से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, या H0 से या H0 से ज़ाहिर करते हैं। ये बेसिकली इस तरह से होता है, ऐसे H0 से ज़ाहिर करते हैं इसको, ठीक है। There will be no change in the dependent variable due to the manipulation of the independent variable। कहते हैं कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कोई भी चेंज नहीं आता। यानी कि अगर देयर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल तो हम उसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड द रिजल्ट। अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारी ज़ुबान के अंदर हम कंसीडर करना हो, हमने कंसीडर करना हो नल हाइपोथेसिस को, तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता स्टूडेंट के अटेंडेंस और रिजल्ट के दरमियान, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं। ये हम कंसीडर कर रहे हैं, याद रखिएगा, ये कंसीडर कर रहे हैं, ये हमने प्रूव नहीं किया, ये हमने दावा नहीं किया कि ऐसा ही होता है, हम कंसीडर कर रहे हैं। इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके एक्सपेरिमेंट करके इसको सही या गलत साबित करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जहाँ पर लिखा हो ना नो रिलेशनशिप, देयर इज़ नो रिलेशनशिप, वहाँ पर समझ लें वो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। इसकी एक एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ जो सही एग्जांपल है, आपको इससे ज़्यादा समझ आ जाएगी। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एज एंड स्किन कलर। अब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि स्टूडेंट की एज और स्किन कलर का कोई रिलेशनशिप नहीं होता। स्किन कलर और चीज़ है, स्टूडेंट की एज और चीज़ है। तो ये असल में नल हाइपोथेसिस है, जिसमें यानी कि असल में नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। लेकिन जो रिसर्च है उसके अंदर हम इस तरह का नल हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं। बेसिकली ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया कि असल में जो नल हाइपोथेसिस है वो ये बनता है कि जहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देखने से भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला तो हमने कंसीडर किया ना, उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। और ये वैसे ही आपको नज़र आ रहा है, इसको भी प्रूव करेंगे, लेकिन ये वैसे भी आपको नज़र आ रहा है कि एज का स्किन कलर पे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं सकता, ठीक है। या नॉर्मली हम देखते हैं कि इसका कॉमन सेंस के साथ या लॉजिक के साथ कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, एक और एग्जांपल है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब ये एक और कंसीडर किया है, इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अच्छा, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एज एंड सैलरी। अब एज और सैलरी आ गया, ये एक एक्चुअल जो है नल हाइपोथेसिस आपका जो रियल नल हाइपोथेसिस है वो ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, नल हाइपोथेसिस का उलट एक हाइपोथेसिस होता है जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। बेसिकली नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करके तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। इसको रिजेक्ट करके कि जब नल हाइपोथेसिस आपका सही साबित रहा हो तो फिर हम क्या कंसीडर करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हैं। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड। इसमें ये देखा जाता है देयर इज़ अ रिलेशनशिप, यानी कि इसमें दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है और रिलेशनशिप होता भी है, ठीक है। अ वेरिएबल हैज़ एन इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। इसको H1 या HA से ज़ाहिर किया जाता है, डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। An experimental hypothesis predicts what changes will take place in the dependent variable when the independent variable is manipulated। जब independent variable को हम चेंज करेंगे तो जो dependent variable है वो क्या है, चेंज होता है, ठीक है। इसके अंदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। अब देखें ना, यहाँ पर रिलेशनशिप देखने से भी नज़र आ रहा है कि अटेंडेंस होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो रिजल्ट पे भी इफेक्ट होगा, ठीक है। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। अब जो सैलरी है उन और परफॉर्मेंस है, उन दोनों का रिलेशनशिप होगा। सैलरी अच्छी होगी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, सैलरी कम होगी तो परफॉर्मेंस भी कम होगी। तो ये
रिलेशनशिप इसके अंदर बन रहा है। ये वैसे भी नजर आ रहा है, पढ़ने से भी नजर आ रहा है, लेकिन इसको प्रूव भी करेंगे हम कि वाकई रिलेशनशिप है और फिर उसके बाद कितना रिलेशनशिप है, ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, ये नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं। आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाए, या जिसके अंदर आप कह सकते हैं पैरामीटर्स को यूज़ किया जाए, डेटा को यूज़ किया जाए, उसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं। रिसर्चर यूज़ द क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि जिसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा यूज़ किया जाए उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। मिसाल के तौर पर एवरेज मंथली इनकम ऑफ लोअर क्लास फैमिली इज़ 20,000। अब वो हम यहाँ पर देखें ना, डेटा यूज़ हो गया ना, स्टैटिस्टिकल जो आप कह सकते हैं डेटा यूज़ हो गया, नंबर यूज़ हो गए, तो ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होगा। एक और एग्जांपल है, द एवरेज हाइट ऑफ अडल्ट मेल इन अ सर्टेन कंट्री इज नॉट इक्वल टू 175 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी नंबर यूज़ हो गए। ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर नंबर यूज़ हो, जिसको मेजर करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, ठीक है, वो होता है हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। उसके बाद कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस आप नाम से भी आपको समझ आ रही होगी, कम्प्लेक्स का मतलब जो उलझा हुआ होता है। उलझे का मतलब क्या होता है, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो और दो या दो से ज़्यादा ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो जाहिर सी बात जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए इसको कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोला जाता है। मिसाल के तौर पर ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लीड्स टू वेट लॉस एंड ग्लोइंग स्किन। ज़्यादा वेजिटेबल खाने से, वो कहता है वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने से वेट और स्किन जो ग्लो करती है, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस हमारे पास इंडिपेंडेंट, यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यानी कि दो वेरिएबल हो गए ना। डिपेंडेंट वेरिएबल आर वेट लॉस एंड ग्लोइंग स्किन। अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या है, वेट लॉस और ग्लोइंग स्किन, ये दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। इसी तरह स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिजीजेज सच एज हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। अब ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग है, ठीक है, शराब पीना और स्मोक करना। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, यहाँ पर भी दो वेरिएबल। तो ये कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगा, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल इंडिपेंडेंट का होना और दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट का होना, ये क्या कहलाता है, आपका कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अब आ जाते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। A directional hypothesis predicts the nature or direction of the effect of the independent variable on the dependent variable। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें जो इफेक्ट होता है ना उसकी डायरेक्शन का पता चल रहा होता है। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर डायरेक्शन मालूम की दी जा रही हो या शो हो रही हो, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल इट प्रेडिक्ट्स इन विच डायरेक्शन द चेंज विल टेक प्लेस, यानी कि ये बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन के अंदर जो होगा चेंज टेक प्लेस होगा या अकर होगा। मिसाल के तौर पर ग्रेटर, स्मॉलर, लेस और मोर। अब ये एक डायरेक्शन है ना। मिसाल के तौर पर अडल्ट्स कैन करेक्टली रिकॉल मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन। अब वो देखें यहाँ पर मोर आ गया, जो अडल्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं मोर वर्ड्स या रिकॉल कर सकते हैं मोर वर्ड्स देन चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मोर का वर्ड आ गया तो ये डायरेक्शन आ गई। एक और एग्जांपल है, चिल्ड्रन हु नेवर टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स आर लेस एक्टिव देन हु टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। वो बच्चे जो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेते वो लेस एक्टिव होते हैं। यहाँ पर लेस की बात हो गई, यानी कि यहाँ पर भी एक डायरेक्शन हमें मिल गई है, ठीक है। तो ये लेस एक्टिव होते हैं उन बच्चों की निस्बत जो कि ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक डायरेक्शन शो हो गई। इसको वन टेल हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर वन टेल जो हमारे पास बनता है ना ग्राफ, उसके अंदर वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही होता है, ठीक है। ग्रेटर, लेस देन, मोर, इस तरह। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस predicts the independent variable will have an effect on the dependent variable। यहाँ पर सिर्फ ये बोला जाता है कि इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल, इफेक्ट है, बट द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड। लेकिन उस इफेक्ट की डायरेक्शन नहीं बताई जाती, ठीक है। इट जस्ट स्टेट्स दैट देयर विल बी अ डिफरेंस। अब यहाँ पर बोला जाता है देयर विल बी अ रिलेशनशिप, देयर विल बी अ डिफरेंस, ठीक है। अब ये नहीं बताया जाता वो रिलेशनशिप या वो डिफरेंस जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, लेस होगा, मोर होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको टू टेल भी बोला जाता है, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो लेफ्ट साइड पे भी जा सकता है, वो राइट साइड पे भी जा सकता है, इसलिए इसको टू टेल भी बोला जाता है।
ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर डायरेक्शन ना बताई गई हो, उसमें पॉसिबिलिटी हो कि वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिजल्ट। अब ये जो रिलेशनशिप है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, मोर भी हो सकता है। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसमें भी मतलब कि कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन नहीं बताई गई। आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? एन एसोसिएटिव हाइपोथेसिस प्रपोजेस अ रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट इंप्लाइंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा हाइपोथेसिस जो दो वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप बता रहा हो लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप ना हो। लाजमी नहीं है कि वो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप होगा। ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप तो बताया जा रहा हो लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप एग्जैक्ट शो ना हो रहा हो, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। इट इज जस्ट दैट चेंजेस इन वन वेरिएबल आर रिलेटेड टू द चेंजेस इन अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल की जो चेंजेस है दूसरे के साथ एसोसिएट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली कॉज एंड इफेक्ट नहीं शो हो रहा उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉजिटिव को रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड स्टडिंग एंड द स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि इसके अंदर वो कहता है इस वेरिएबल के जो कितना टाइम स्पेंड करता है इसके दरमियान रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, यानी कि टाइम स्पेंड जो करेगा उसमें और स्टूडेंट परफॉर्मेंस जो है उसमें रिलेशनशिप होता है। ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप इनका बन रहा होता है। In this hypothesis, the researcher is proposing that there is a statistical relationship between the time spent studying, relationship है उसकी परफॉर्मेंस और टाइम के दरमियान में, ठीक है। However, जो समझने की बात है, however, it does not claim that studying more directly causes improved academic performance or vice versa। वो कहता है कि ये दावा नहीं कर रहा कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगी, ये दावा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ही आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। अदर फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन। वो कहता है कि कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ऐसा है, अब हमने तो बोल दिया कि ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम भी पढ़ते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भी पढ़ते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, ठीक है। कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते, कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एग्जैक्ट कॉज शो नहीं हो रहा कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो कम पढ़ेगा तो भी उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कोई बच्चा बहुत पढ़ेगा लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो उसके मार्क्स कम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव होगा, यानी कि रिलेशनशिप तो होगा लेकिन कॉज एंड इफेक्ट वाला नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये जो अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस है इस पर जो पढ़ने का जो टाइम है इसके अलावा कुछ जो आपके फैक्टर्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके साथ साथ आपका नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो उस आउटकम को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी मतलब कि मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि इससे समझ आ गई होगी आपको। और बाकी ये लैक ऑफ कॉजलिटी मैंने यहाँ पर बता दिया है किस तरह से हो सकता है, वो इंटेलिजेंस वगैरह, मोटिवेशन वगैरह, ठीक है, कॉन्फिडेंस वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने वो भी बता दिया, इंटेलिजेंस हो गया, दूसरा इन्वायरमेंट हो गया, आपका नॉलेज हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाए। कॉजल हाइपोथेसिस प्रपोजेस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर। इसके अंदर तो लाजमी कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाएगी, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे को लाजमी कॉज करेगा, ठीक है। इट्स जस्ट दैट चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायरेक्टली कॉज चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल जब चेंज होगा तो दूसरा लाजमी चेंज होगा। जब लाजमी की बात हो जाएगी तो वो कॉजल हाइपोथेसिस होगा, जबकि एसोसिएटिव हाइपोथेसिस के अंदर ये चीज़ लाजमी नहीं है कॉज एंड इफेक्ट वाली, ठीक है। कोई और वेरिएबल्स भी, फैक्टर्स भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ स्लीप लीड्स टू द लैक ऑफ अटेंशन। जब आप स्लीप कम लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप सही से अटेंशन भी नहीं दे पाते, ठीक है। फर्ज करें आप 2 दिन सोए ही ना और आप बोलें कि मैं एक्टिव होकर काम कर लूँगा, नहीं हो सकेगा। उसके बाद लैक ऑफ अटेंशन लीड्स टू द बैड परफॉर्मेंस। लैक ऑफ अटेंशन जो है आपकी जो बैड परफॉर्मेंस को मतलब कि लीड करती है। अब अटेंशन देंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर अटेंशन नहीं दोगे तो लाजमी तौर पर आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, याद रखिएगा। कभी ऐसा नहीं होता, ये यूनिवर्सल रूल है कि आपने अटेंशन के बगैर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी हो। अटेंशन के बगैर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते। इंक्रीज्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर विल लीड टू द हायर सेल्स रेवेन्यू फॉर अ प्रोडक्ट।
अब ये अगर आप एडवर्टाइजिंग ज़्यादा कर देंगे, एडवर्टाइज चीज़ों को ज़्यादा करेंगे तो आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा, आपकी सेल्स भी ज़्यादा होगी, यानी कि कॉज कर रही है, कॉज और इफेक्ट वाला यहाँ पर भी रिलेशनशिप बन रहा है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, प्रमोशन नहीं करते, तो आपकी सेल्स भी उस तरह से नहीं होती। ये है हमारे पास कौन सा हाइपोथेसिस, कॉजल हाइपोथेसिस। ठीक है जी, ये सारे हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस को भी देख लिया और उसकी टाइप्स को भी देख लिया। ठीक है, एक दफ़ा मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ टाइप्स को। हाइपोथेसिस को आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर मतलब कि कॉज एंड इफेक्ट की बात की जाए, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया जाए चीज़ों को, जैसे एज ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इज़ 18 ईयर्स, अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया। कंपोजिट हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसके अंदर स्पेसिफाई ना किया जा सके और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को वो कवर करे, कंसिडर करे, यानी कि एज ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट इज़ लेस देन 18, यानी कि 18 ईयर से कम है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की जो एज, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज कवर हो रही है। नल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप ना हो, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जहाँ पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा हो, नल हाइपोथेसिस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा यूज़ किया जाए, ठीक है, और जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ को यूज़ किया जाए, वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है। कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस ऐसा हाइपोथेसिस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसके अंदर एक डायरेक्शन दी गई हो, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, लेस, स्मॉलर, लेस, मोर या ग्रेटर वगैरह, वो डायरेक्शनल। और नॉन डायरेक्शन जिसके अंदर कोई डायरेक्शन ना बताई गई हो, बस ये बोला गया देयर इज़ अ डिफरेंस या देयर इज़ अ रिलेशनशिप, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेस देन या ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है। और एसोसिएटिव हाइपोथेसिस जिसके अंदर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ एसोसिएट तो कर रहा हो, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट शो ना हो रहा हो, लाजमी नहीं है कि वो कॉज एंड इफेक्ट देगा, ठीक है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। कॉजल रिलेशनशिप के अंदर आपका एग्जैक्ट जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, लाजमी तौर पर एक वेरिएबल दूसरे को लाजमी इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो कॉजल हाइपोथेसिस होगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।